स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो है हमारा जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से, जिसमें हम पहले विद्युत धारा व चुंबक डिस्कस कर चुके हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं चुंबक। इसमें भी मैं धारा को कई टॉपिक्स में साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि विद्युत चुंबक भी टॉपिक अपना इसमें आने वाला है। तो विद्युत चुंबक में भी धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, तो वो सारे टॉपिक जो है धारा साथ लेके ही चलेंगे इसके। तो धारा व चुंबक का संबंध जो है वो धारा से ही है। तो चुंबक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रीट में अभी इस वर्ष ही ये टॉपिक जोड़ा गया है। नया टॉपिक रीट परीक्षा में जोड़ा गया है, रीट लेवल 2 साइंस व मैथ के अंदर। जनरल साइंस के काफ़ी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। केमिस्ट्री लगभग पूर्ण की जा चुकी है, फिजिक्स आधे से ज़्यादा करवाई जा चुकी है, बायोलॉजी भी स्टार्ट की जा चुकी है और साथ ही साथ मैथ के वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं। और राजस्थान जीके का भी पार्ट हम शुरू कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। तो अब मूव करते हैं हम हमारे आज की टॉपिक पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है चुंबक मैग्नेट। चुंबक क्या है? चुंबक वह वस्तु है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला पदार्थ चुंबक कहलाता है। तो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो पदार्थ है वो चुंबक कहलाता है। और जिस क्षेत्र में चुंबक का प्रभाव होता है, जिस क्षेत्र तक चुंबक का प्रभाव होता है, उस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जिस क्षेत्र तक या जिस क्षेत्र में चुंबक का बल या चुंबकीय बल अनुभव किया जा सकता है, यानी चुंबक अपना प्रभाव रखता है, उस क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे देखें, हम मान लो ये चुंबक है, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ और एक दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ। तो चुंबक के दो ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी। अब मान लो यहाँ कोई लोहे की वस्तु रखी है, इस पॉइंट पर चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ कोई वस्तु है तो उसको भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यहाँ कोई वस्तु है उसको भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन यहाँ कोई वस्तु रखी हो तो ये उसको आकर्षित नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यहाँ तक ही चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबक का बल जो है यहीं तक अनुभव किया जा सकता है। उसके बाद अगर कोई लोहे की वस्तु पड़ी हो तो उसको ये आकर्षित नहीं कर पा रहा, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हो चुकी है। तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ तक चुंबक अपना प्रभाव रखता है या जहाँ तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से कुछ रेखाएं निकलती हैं, उन रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से निकलने वाली रेखाएं चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे हो सकता है आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाए। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र में इन रेखाओं की दिशा N से S, या हम कह सकते हैं चुंबक के बाहर। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो चुंबक के बाहर ही होगा। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र में इन रेखाओं की दिशा N से S की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र में इन रेखाओं की दिशा N से S की ओर होती है, यानी ये N से निकलती हैं और S में एंटर करती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलकर
दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ऐसे ही ये एन से निकलती हैं और एस में प्रवेश करती हैं। एन से निकलती हैं और एस में प्रवेश करती हैं। तो इनकी दिशा एन से निकलकर एस की ओर, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एन से एस की ओर दिखाई जाती हैं। एन से एस की ओर निकलती हैं। दूसरा तो पहला पॉइंट आया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर है? एन से एस की ओर। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। बंद वक्र कैसे? देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर एन से एस की ओर चलती हैं और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर चलती हैं। चुंबक के अंदर एस से एन की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार एक बंद वक्र बन गया। देखो, तो ये वक्र बन गया, देखो बंद वक्र। तो ये यूं चल रही है इस तरह से। तो चुंबक के बाहर तो एन से एस और चुंबक के अंदर एस से एन। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एन से एस होती है और चुंबक के अंदर एस से एन होती है। तो तीसरा पॉइंट बनेगा यही हमारा, क्या? चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर से किधर चलती हैं? एन से एस की ओर। और अगर चुंबक के अंदर देखा जाए, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है तो किधर? एन से, बाहर तो है एन से एस और अंदर एस से एन की ओर। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की ओर चलती हैं, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्या मतलब है? जैसे ये मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये यहां से निकली एन से और एस में गई, तो दूसरी यूं होगी। देखो, ये इसको काटेगी नहीं, ऐसे, और तीसरी यूं होगी ऐसे। यूं, तो ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो चौथा पॉइंट यही बनता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, यानी प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो ये चौथा पॉइंट बनता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के बाहर एन से एस की ओर चलती हैं। ये बंद वक्र होती हैं, यानी इसके चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की ओर चलती हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या मैक्सवेल का कोरकस्क्रू नियम, जिसको हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था धारा एवं चुंबक, तो उसमें हमने डिस्कस किया था दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या कहते हैं? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में रखना है। जैसे मान लो ये एक चालक तार है जिसका ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और धारा जो है वो जा रही है ए से बी की ओर, यानी ऊपर की ओर आ रही है। ऐसे धारा, चालक तार में धारा ए से बी की ओर आ रही है। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से बताई जाएगी। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहां से पिछले वीडियो देख लें तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहते हैं? अंगूठा धारा की दिशा में रखना है। तो अंगूठा रखना है ए से बी की ओर। दाएं हाथ का अंगूठा किधर रखा? ए से बी की ओर। तो जो उंगलियां मुड़ रही हैं, उंगलियां किस ओर मुड़ रही हैं?
उंगलियां इस ओर मुड़ रही हैं, इस ओर, ऐसे, यूं। क्लियर। अंगूठा रखना है धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में रखना है, यानी ए से बी की ओर रखना है। दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में रखना है, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त है। इस स्थिति में वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, यूं चल रहा है, देखो ऐसे। क्लियर। और यही अगर हम इसका बिल्कुल अपोजिट कर देते, धारा की दिशा कर देते बी से ए की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र तो इसके चारों ओर भी उत्पन्न होता। धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा। और अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा रखना है धारा की दिशा में, यानी यूं अंगूठा रखना है धारा की दिशा में, इस तरह से। अब अंगूठा इधर की ओर रखना है, तो जिधर उंगलियां मुड़ी हैं हमारी, तो उंगलियां किधर मुड़ी हैं, उंगलियां मुड़ी हैं इस दिशा की ओर, इधर की ओर, तो धारा इधर की ओर चलेगी ऐसे, और सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो अंगूठा रखना है किधर, धारा की दिशा में, तो अंगूठा रखना है बी से ए की ओर, इधर। तो उंगलियां आप देख रहे हैं, उंगलियां मुड़ी हैं इस साइड मुड़ रही हैं उंगलियां, तो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड होगी, यानी यूं चलेगा चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। तो अंगूठा एक बार तो ऊपर की ओर था ऐसे, ए से बी की ओर यानी ऊपर की ओर, तो उंगलियां मुड़ रही थी इस साइड। अगली बार नीचे की ओर कर दिया ऐसे, नीचे की ओर, तो उंगलियां मुड़ गई उस साइड, तो ये हो गया दक्षिणावर्त। तो इस तरह आपको क्वेश्चन दे सकता है, धारा की दिशा ए से बी की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी, वामावर्त होगी। वो क्वेश्चन दोनों ओर होगी, वो दिया जा सकता है क्वेश्चन आपको, तो आपको पता होना चाहिए वो सिस्टम। अब आप देखो, ये सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर है। अब मान लो सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाली जाती है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। ये सीधा चालक तार हो गया कोई। अब मान लो कोई वृत्ताकार पाश होता, सीधे चालक तार और वृत्ताकार पाश का देख लो, डायग्रामेटिक दिखा देता हूं। अब मेरे को प्रश्न दे दिया, प्रश्न क्या है, सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, किस नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और सीधे चालक तार का मतलब क्या है, जैसे हो सकता है अगला मेरे को डायग्राम दे दे कि ये बैटरी है, ये प्लस, ये माइनस, ये एमीटर लग गया, श्रेणी क्रम में लगा होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पर ये प्रतिरोध तार आ गई, कोई आर आ गया प्रतिरोध तार। अब ये सीधा तार है बिल्कुल, ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये मान लो बिंदु ए है, ये मान लो बिंदु बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है। अब बी सी जो है वो आपको दिख रहा है सीधा चालक तार है बिल्कुल, धारा जो है प्लस से माइनस की ओर जाती है, यानी यूं धारा प्लस से माइनस की ओर जा रही है। और यहां मेरे को इस तार में एक कार्डबोर्ड लगा दिया गया ऐसे, ये कार्डबोर्ड लगाया गया इसके अंदर, इस बीचों बीच इस तार को एक कार्डबोर्ड में से क्रॉस किया गया है। तो अब होगा क्या, इसके चारों ओर, इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये कार्डबोर्ड ना भी लगाया जाता तो भी उत्पन्न होता। कार्डबोर्ड लगाने का कारण क्या होता है, कार्डबोर्ड लगा देते हैं और यहाँ लोहा फेंक देते हैं, लोहे का बुरादा फेंक देते हैं, तो लोहे का बुरादा जो होता है वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है, तो वो स्पष्ट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहाँ बनी हुई दिखती हैं। अब ये कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे का बुरादा फेंक दिया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाली जाएगी। और दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, धारा किधर आ रही है, बी से सी की ओर, नीचे की ओर आ रही है, तो धारा नीचे की ओर आ रही थी, अंगूठा जो है वो नीचे की ओर रखना है, तो जिधर आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो आपकी उंगलियां मुड़ी हैं इस ओर,
इस ओर, तो दिशा होगी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होगी, यूं। क्लियर। अब ऐसे ही मान लो किसी वृत्ताकार पाश में धारा प्रवाहित की जाती है, वृत्ताकार पाश में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन क्या आएगा देखो, वृत्ताकार पाश में क्वेश्चन यूं आएगा, वृत्ताकार पाश में धारा प्रवाहित करने पर, वृत्ताकार पाश यानी वो तार जो है वो एक लूप के रूप में लपेटी हुई है, वृत्ताकार रूप में लपेटी हुई है। अभी डायग्राम बना के दिखा दूंगा। वृत्ताकार पाश में धारा प्रवाहित करने पर वृत्ताकार पाश में धारा प्रवाहित करने पर पाश के केंद्र में से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, पाश के केंद्र से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप में प्रतीत होती हैं? वृत्त के रूप में प्रतीत होती हैं, त्रिभुज के रूप में प्रतीत होती हैं, सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं पाश के केंद्र से जो निकलती हैं वो सरल रेखा के रूप में दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं वो भी देख ले। पाश के केंद्र से जो निकलेंगी वो सरल रेखा के रूप में दिखाई देंगी। अब पाश क्या है, वृत्ताकार पाश क्या है? पहले मैं अब कार्डबोर्ड दिखा रहा हूं एक बार आपको। ये कोई कार्डबोर्ड है मेरे पास, तो ये मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है। अब वृत्ताकार पाश क्लियर करें। यहां से एक तार इसके नीचे से निकाला गया, क्लियर, और वो तार जो है वो आगे बैटरी से जोड़ दिया गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर वो श्रेणी क्रम में एमीटर लग गया, वो सारा कुछ वही चलेगा। फिर प्रतिरोध तार आ जाएगा, सब कुछ वही आएगा। उसके बाद ये जो वायर थी ये इधर से लाकर यूं दूसरी भुजा से क्रॉस की गई यहाँ से और वापस इसके साथ जोड़ी गई। तो ये वृत्ताकार पाश बन गया। देखो ये वृत्ताकार पाश है। ये जो आपको पाश दिखाई दे रही है, ये वायर जो दिखाई दे रही है, ये वृत्त के रूप में आई है। देखो क्लियर, ये वृत्ताकार पाश हो गया। अब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगी यूं, ऐसे प्लस से माइनस की ओर। तो ये जो है यहां वृत्ताकार पथ में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगी। इस तरह से अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो निकलेगी, पर यह गत्ता खत्म होगा तो लोहा व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। लोहा तो गत्ते के बाहर तो जाएगा नहीं, इसलिए वो गत्ता जो है वो बिछाया जाता है यहाँ, ताकि लोहे का बुरादा व्यवस्थित हो सके। अब ये वृत्त जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा ऐसे। अब यहाँ भी लोहा नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये वृत्त धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा ऐसे। तो आप जब ये वृत्त बहुत बड़े हो जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा सी दिखेगी ऐसे। जैसे अब देखें आप, अब कोई ये वृत्त जैसी नहीं दिख रही है हमारे को, ये कोई वृत्त जैसी नहीं दिख रही भाई। यहाँ सोच नहीं सकते हम कि यहाँ वृत्त होगा, क्लियर। तो उसके बिल्कुल सेंटर में ये और बड़े हो जाएंगे वृत्त, ये वृत्त और बड़े हो जाएंगे। तो ये जो पाश का बीचों बीच वाला सिरा आएगा ना, उसके बीच में यूँ बिल्कुल सरल रेखा सी बन जाएगी। यहाँ पे तो वृत्त होंगे, छोटे छोटे वृत्त बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये पाश कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जहाँ ये खत्म हो जाएगा उधर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो व्यवस्थित होनी है, खाली जगह पे तो हो नहीं सकती,
लेकिन वो कार्डबोर्ड जहाँ लगा हुआ है उसके ऊपर वो लो ऐसे लगेगा जैसे सरल रेखा में रखा हुआ है। तो यही वो क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र में वृत्ताकार पाश के बीचों बीच के हिस्से में जैसे ये है उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की दिखाई देती है, तो वो सरल रेखा के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्ताकार पाश में यदि धारा प्रवाहित की जाए तो पाश के केंद्र से निकलने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी दिशा जो होती है या उनकी आकृति कैसी होती है, तो उनकी आकृति जो होती है वो सरल रेखा के रूप में होती है। अब बात करें हम परिनालिका की। परिनालिका विद्युत चुंबक कैसे बनाई जाती है, विद्युत चुंबक कैसे बनाई जाती है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। विद्युत क्रेन के अंदर विद्युत चुंबक का ही यूज किया जाता है। क्रेन जो भारी भारी लोहे के जो बॉक्सेज हैं, जैसे कि आप कह दें रेलगाड़ी के जो डिब्बे हैं, उनको उठाने में विद्युत क्रेन का यूज किया जाता है। तो विद्युत क्रेन जो है वो किस आधार पर तैयार की जाती है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और फिर आपको एक छोटा सा टॉपिक में और जो हम फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताऊंगा। अब पहले तो आप देखिए कि विद्युत चुंबक कैसे तैयार की जाती है। तो अगला अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक कैसे तैयार की जाती है, तो एक खोखला बेलन की आकृति, ये खोखला बेलन मैंने ले लिया एक, ये खोखला बेलन है बिल्कुल। इसके ऊपर तांबे के तार लपेटकर कुंडली तैयार कर ली जाती है। जैसे ये मान लो आप, अगर मैं ये निकाल दूं इसका तो ये खोखला बेलन हो जाएगा। इसके ऊपर तांबे के तार लपेट के कुंडली तैयार कर ली जाती है। तांबे के तार लपेटकर कुंडली तैयार कर ली जाती है। तो किसी खोखले बेलनाकार आकृति के पदार्थ पर तांबे के तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। तो मान लें इसके ऊपर मैं तांबे के तार लपेट रहा हूं, तो ये तांबे के तार मैंने इस पर लपेटने शुरू कर दिए हैं। ये नीचे से आएगा, फिर यूं नीचे से घूम के आएगा, ऐसे इसके ऊपर तांबे के तार लपेट दिए। तो ये कुंडली बना ली मैंने। ये इसके ऊपर तांबे के तार लपेट के कुंडली तैयार कर ली। अब इस कुंडली का एक सिरा जो है वो बैटरी के प्लस से और दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से जोड़ दिया और ये कुंजी लगा दी। तो एक सिरा बैटरी के प्लस से और दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से जोड़ लिया। अब होगा क्या कि प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी, धारा बहेगी प्लस से माइनस की ओर। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति में अपने यदि इस परिनालिका के अंदर लोहे की कोई छड़ रख दें, लोहे की कोई छड़ रख दें, जैसे इस ये खोखला बेलन था, अब मैंने क्या किया, इस खोखले बेलन में लोहे की छड़ प्रविष्ट करवा दी। तो इस खोखले बेलन में मैंने क्या किया, लोहे की छड़ प्रविष्ट करवा दी खोखले बेलन में। तो ये लोहे की छड़ इसके अंदर प्रविष्ट करवा दी मैंने। तो यदि इस खोखले बेलन में लोहे की छड़ रख दी जाए, जैसे अब मैंने इस खोखले बेलन में क्या किया, लोहे की छड़ रख दी, तो ये लोहे की छड़ जो है चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। तो इसी चुंबक को हम विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो खोखले बेलनाकार पात्र के ऊपर तांबे के तार लपेट दिए, खोखले बेलनाकार पदार्थ पर तांबे के तार लपेट दिए और कुंडली बना ली। उस कुंडली को ही हम परिनालिका कहते हैं। कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। और जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस स्थिति में यदि हम नरम लोहे की छड़ इसके अंदर एंटर करवा दे खोखले बेलनाकार पदार्थ के अंदर, तो ये वैद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। तो वैद्युत चुंबक हमारा जो है वो नरम लोहे से बनाया जाता है, नरम लोहे से। तो इस तरह से वैद्युत चुंबक तैयार कर लेते हैं। यही सिस्टम क्रेन में लगता है। क्रेन में क्या होता है, इसी तरह लोहे की जो छड़ें होती हैं वो लगाई जाती हैं खोखले बेलन में, और जब जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो वो छड़ें जो होती है, लोहा जो होता है वो चुंबक का काम करने लग जाता है, जिससे रेलगाड़ी के बड़े बड़े डिब्बे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखे जाते हैं। इलेक्ट्रिक क्रेन, वैद्युत क्रेन उसको बोलते हैं हम लोग। अब चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल,
अपना अलग अगला टॉपिक जो है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक पर बल, ये अपना टॉपिक है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र भी है और धारा भी है और बल की दिशा बतानी है, यानी ये मोटर हो गया एक तरह से। चुंबकीय क्षेत्र में जब हम धारा प्रवाहित करने लगते हैं तो बल उत्पन्न होता है, वैद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो बल की दिशा अगर बतानी हो तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बताई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीधा पूछेगा आपसे, ये लाइन ही पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताई जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब याद रखना तरीका देखो, बैबल बै बायां, बैबल बै बायां। और चुंबकीय क्षेत्र में यांत्रिक बल, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर यांत्रिक बल लगाने पर धारा उत्पन्न होती है, उस धारा की दिशा दाएं हाथ के नियम से। बैबल बै बायां दै धारा, दै द्वात दै धारा, एक ही लाइन में आते हैं, दै द्वात और दै धारा। तो दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा, बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा बताई जाती है। अब जैसे मेरे को कोई डायग्राम दे देगा, वो जैसे ये दे दिया, मान लो ये एक नाल चुंबक दे दी, ये नाल चुंबक दे दी, ये सिरा दे दिया इसका N और ये सिरा इसका दे दिया S, NS। और यहाँ मेरे को एक छड़ दे दी लोहे की, ये लोहे की छड़ दे दी और इसमें धारा यूं प्रवाहित कर रहा है, ये धारा प्रवाहित कर रहा है, ये धारा बता रहा है भाई धारा जो है वो इस ओर जा रही है, धारा इस ओर जा रही है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाना है तो पहले तो लेफ्ट हैंड अपना लेफ्ट हैंड कैसे, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखते हुए, यानी ये स्थिति जिसमें तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, तो मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को बताएगी, तो मध्यमा लगानी है धारा की दिशा में, तर्जनी लगानी है चुंबकीय क्षेत्र किधर है, N से S की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र आप देख लें N से S की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से S की ओर चलती हैं, धारा इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। तो यानी ये डायग्राम आपका यूं बन गया, ये आ गई धारा की दिशा, ऐसे भी दे सकता है वो, ये धारा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब आपने बल की दिशा बतानी है, तो बल जो होगा इसके 90 डिग्री पर होगा। अब इसका 90, ये एक दूसरे के 90 पे, बल इनके 90 पे, बल या तो कागज के बाहर की ओर आएगा, ऐसे कागज के बाहर की ओर, या जाएगा कागज के अंदर की ओर, 90 पर आएगा। इसके 90 पर आने का मतलब है बल या तो यूं आएगा बिल्कुल स्ट्रेट इसके, या बिल्कुल इसके नीचे की ओर जाएगा, या तो कागज के बाहर आएगा या कागज के अंदर जाएगा, यही आपने देखना है। और बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, पहले तो बायां हाथ कर लें एक दूसरे पर, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के 90 पे रखते हुए, मध्यमा को धारा की दिशा में लगाना है, मध्यमा धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी लगानी है। अभी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल अपोजिट है, चुंबकीय क्षेत्र तो आ रहा है नीचे की ओर, हमारी तर्जनी जा रही है ऊपर की ओर, क्लियर, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है नीचे की ओर, तर्जनी ऊपर की ओर, तो बिल्कुल अपोजिट है। तो जब आप तर्जनी को नीचे की ओर करेंगे, यानी यूं करेंगे ऐसे, तो आप देख सकते हैं अंगूठा किधर जा रहा है। अब तर्जनी आपकी इस साइड आ चुकी है, देखो तर्जनी जो है, वापिस क्लियर कर देता हूँ, ये तर्जनी आ चुकी है इस दिशा में, देखो आप, मध्यमा धारा की दिशा में है, मध्यमा धारा की दिशा में है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो आप अंगूठा देख सकते हैं, अंगूठा किधर है आपका, नीचे की ओर, कागज के तल के अंदर की ओर है, कागज के तल के अंदर की ओर। तो यानी इस स्थिति में जो बल होगा वो कागज के तल के अंदर की ओर लगेगा, कागज के तल के अंदर की ओर लगेगा। कागज के तल के अंदर की ओर बल, और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जो हमने मोटर में भी डिस्कस किया था। तो मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। ऐसे ही मान लो इसमें से किसी एक की दिशा बदल देता, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की चाहे धारा की, किसी भी एक की दिशा बदल देता तो बल की दिशा भी बदल जाती। जैसे मान लो जो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर था उसे ऊपर की ओर कर देता, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर कर देता, धारा इधर ही रहती,
तो धारा तो इधर ही रही, चुंबकीय क्षेत्र जो था वो ऊपर की ओर कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं मध्यमा को धारा की दिशा में रखें, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, तो अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कागज के तल के बाहर की ओर, तो बल जो होगा वो कागज के तल के बाहर की ओर लगेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। वैद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। और धारा जनित्र जो होता है, जिसमें धारा उत्पन्न होती है, वैद्युत जनित्र जो होता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। दाएं हाथ में ये तीनों एक दूसरे के दाएं हाथ यूं फैलाने हैं। ये तर्जनी रखनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा रखना है बल की दिशा में, तो मध्यमा धारा की दिशा को बता देगी। तो इस तरह से हम ये पढ़ चुके हैं हम पहले जनित्र के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम धारावाही चालक पर बल और बल लगाने पर धारा दोनों की दिशा ज्ञात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दाएं और बाएं हाथ के नियम से, जिस पर दाएं हाथ के नियम पर वैद्युत जनित्र और बाएं हाथ के नियम पर वैद्युत मोटर कार्य करती है। और चुंबक के बारे में हम आज डिस्कस किया हमने, जिसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वृत्ताकार पाश वाला ध्यान रखना, यदि किसी वृत्ताकार पाश में धारा प्रवाहित की जाए तो उस पाश के केंद्र से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, वो सरल रेखा के रूप में दिखाई देती हैं। वैद्युत चुंबक प्रणालिका द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रणालिका क्या है? खोखले बेलन पर तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, धारा प्रवाहित कर दी जाती है, जिसमें नरम लोहे की छड़ लगा दी जाए तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।